नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। दान बहादुर सूर्य कुमार इंटर कॉलेज बंदीपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे मातृसत्तात्मक तथा पितृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार, कुछ समाजशास्त्रियों ने परिवार की प्रकृति तथा परिवार में स्त्री और पुरुष सदस्यों के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है पितृसत्तात्मक। पहला भाग पितृसत्तात्मक, ये परिवार के प्रकार हैं। और पहला है पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार ऐसा परिवार जिनमें बच्चों को उनके पिता के नाम से ही जाना जाता है और यहाँ पिता के वंश की परंपराओं को अधिक महत्व दिया जाता है। वंश परंपरा पिता के नाम पर ही चलती है और विवाह के बाद बेटे की पत्नी अपने सास ससुर के घर निवास करती है। ऐसे परिवारों को पितृसत्तात्मक परिवार के नाम से जाना जाता है। जबकि बेटियां विवाह के बाद अपने पति के घर अपने पति के घर सास ससुर के साथ साथ पति के साथ निवास करती हैं। और इस परिवार में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के अधिकार अधिक होते हैं और जीविकोपार्जन का सभी कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। जबकि इसमें जो पितृसत्तात्मक परिवार है, इसमें संपूर्ण जिम्मेदारी परिवार के वयोवृद्ध सदस्य या यूं कह लें जिनके नाम पर परिवार चलता है या जिसके नाम पर परिवार को पहचाना जाता है, उसी के नाम पर यह परिवार चलता है। और इसके बाद आता है मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार जिसमें बच्चों को अपनी मां अथवा समाज के रीति रिवाजों के अनुसार परिवार की किसी भी स्त्री सदस्य के नाम से जाना जाता है और वंश की परंपरा को बनाए रखने में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती। कहने का मतलब यह है कि ऐसा परिवार जिनमें परिवार की पहचान समाज में वयोवृद्ध स्त्रियों या स्त्री के नाम से जाना जाता है, वह जो है मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। इस परिवार में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है और विवाह के बाद पुरुष या तो अपनी पत्नी के घर आकर रहता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे परिवार में जिस लड़के की शादी होती है वह अपने घर न रहकर ससुराल में जाकर अपने सास ससुर के साथ रहता है, सास ससुर और पत्नी के साथ निवास करता है। ऐसे परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। कहने का मतलब दोनों में अंतर क्या है? इसमें किसी कन्या का विवाह होता है, किसमें? पितृसत्तात्मक परिवार में। इसमें यदि किसी कन्या का विवाह होता है तो वह अपने
पति के साथ, अपने पति के साथ ससुराल में अर्थात पति के पिता के घर, या यूं कह लें उस स्त्री के सास ससुर के घर वह अपने पति के साथ निवास करती है। जबकि मात्र सत्तात्मक परिवार में जब किसी लड़के की शादी होती है तो वह अपनी पत्नी के घर अपने सास ससुर के साथ निवास करता है। ऐसे परिवार को मात्र सत्तात्मक परिवार कहते हैं। इसके बाद आता है भारतीय संयुक्त परिवार। अगला भारतीय संयुक्त परिवार। भारतीय संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक रसोई में बना भोजन करते हैं, जिनकी संपत्ति का रूप संयुक्त होता है, जो पूजा उपासना में मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं तथा किसी न किसी रूप में एक दूसरे से रक्त संबंधी भी होते हैं। ऐसे परिवार को भारतीय संयुक्त परिवार या यूं कह लें संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। आरपी देसाई ने लिखा, उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है। हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है। कानूनी रूप से भी हम उसी परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसकी 4 या अधिक पीढ़ियों के सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा न हुआ। इनका कहने का मतलब यह है कि ऐसा परिवार संयुक्त परिवार के दायरे में आता है जिनमें कम से कम 4 पीढ़ियों के लोगों के बीच संपत्ति का बंटवारा न हुआ हो। इस प्रकार के परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवारों में परिवार का वयोवृद्ध सदस्य परिवार का मुखिया होता है और उसी के आदेशानुसार या उसी की आज्ञा से परिवार का सभी कार्य चलता है और सभी लोग जो परिवार की इनकम है, आय है, उसे एक संयुक्त कोष में जमा करते हैं। ऐसे परिवारों में अधिक पैसा कमाने वाला व्यक्ति को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जो कम पैसा कमाता है। संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार के 3 मुख्य रूपों का उल्लेख किया गया है। जो संयुक्त परिवार के 3 मुख्य रूप हैं वह निम्न है, या यूं कह लें, पहला है परंपरागत संयुक्त परिवार। नंबर 1 परंपरागत संयुक्त परिवार। ऐसे परिवार जब 3-4 पीढ़ियों के लोग एक ही घर में सम्मिलित रूप से रहते हैं और संयुक्त संपत्ति के स्वामी होते हैं। कहने का मतलब यह है, इस परिवार में जो सदस्य होते हैं वह कम से कम 3-4 पीढ़ी के लोग होते हैं जो एक साथ रहते हैं और उस परिवार की जो संपत्ति है उसके मालिक सभी लोग संयुक्त रूप से होते हैं तथा परिवार में आयोजित विभिन्न अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से हिस्सा लेते हैं। अनुष्ठान जैसे किसी का विवाह हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी का अंतिम संस्कार हो,
ये सभी जो कार्य हैं इसमें सभी लोग संयुक्त रूप से हिस्सा लेते हैं। तो हम इन्हें और इस परिवार को, या यूं कह लें इस प्रकार के परिवारों को हम जो है परंपरागत संयुक्त परिवार कह सकते हैं। अगला है प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार। दूसरा प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार। प्रकार्यात्मक यह वे परिवार हैं जिनकी स्थापना एक संयुक्त परिवार से संबंधित कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक अलग घर में रहने से होती है। अलग अलग घर में रहने के बाद भी वे भावनात्मक रूप से अपने संयुक्त परिवार से जुड़े रहते हैं तथा साधारणतया अपने माता पिता या संयुक्त परिवार के किसी बुजुर्ग की राय के अनुसार ही कुछ निर्णय लेते हैं। भारतीय समाज में आज जिन्हें हम एकांकी परिवार कहते हैं वे काफ़ी सीमा तक प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी पिता के 3 पुत्र हैं तो वे सभी पुत्र अलग अलग जगहों पर अलग अलग घरों में अपने अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ निवास करते हैं और वह परिवार के किसी उत्सव में या परिवार के किसी सुख दुख में या किसी सामाजिक कार्य में वह सभी लोग एक साथ कार्य करते हैं। ऐसा परिवार जो है प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार है। ऐसा परिवार आज देखने को मिल रहे हैं। अगला आता है सीमांत संयुक्त परिवार। तीसरा सीमांत संयुक्त परिवार। तीसरा परिवार जो है वह है सीमांत संयुक्त परिवार। ऐसे परिवार में जिसमें माता पिता के साथ उनके 1 या 2 विवाहित पुत्र और उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं। साधारणतया इसे या इन्हीं को विस्तारित परिवार भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि यह ऐसा परिवार होता है जिसमें उनके बच्चे और बच्चे की पत्नियां, 1 या 2 बच्चे और उनकी पत्नियां निवास करती हैं या साथ में रहती हैं। ऐसे परिवार को सीमांत संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। अगली हेडिंग है संयुक्त परिवार की विशेषताएं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं संयुक्त परिवार की प्रकृति को इसकी संरचना और व्यवहार के तरीकों के आधार पर सरलता से समझा जा सकता है। विभिन्न लेखकों ने इन विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित तरीकों से किया है। पहला हेडिंग है इसकी विशेषता के अनुसार, पहला हेडिंग है बड़ा आकार। बड़ा आकार, ये पहली विशेषता है। बड़ा आकार
जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त परिवार में 3-4 पीढ़ियों तक के लोग एक साथ निवास करते हैं और उनके बीच रक्त संबंध भी होता है और वैवाहिक संबंध भी होता है। इनमें सम्मिलित होने वाले सदस्यों का समावेश होता है रक्त संबंधी और विवाह संबंधी या विवाह समावेश या विवाह के द्वारा इसमें सम्मिलित होने वाले सदस्यों का समावेश होता है। परंपरागत रूप से हम यूँ कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में 40 से 50 तक सदस्य पाए जाते हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जन्म दर कम होने के कारण परिवार का आकार छोटा हुआ है, लेकिन एकांकी परिवारों की तुलना में आज भी संयुक्त परिवारों की संख्या अधिक है या संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या एकांकी परिवार के सदस्यों की संख्या से अधिक होती है। इसलिए संयुक्त परिवार को हम बड़ा आकार में देख सकते हैं। दूसरा है सामान्य निवास। सामान्य निवास हम उसी परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसके सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं। बदलते हुए परिवेश में या यूं कह लें बदलते हुए सामाजिक परिवेश में आज रहन सहन के तरीकों में कुछ परिवर्तन हुआ है और जिसके कारण लोग उस परिवार के सदस्य 2-3 घरों में रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी 2-3 घरों में रहने के बाद भी वे त्योहारों, उत्सवों और पूजा के अवसरों पर एक ही स्थान पर एकत्रित होकर अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। अगला है सामान्य रसोई। तीसरी विशेषता सामान्य रसोई। सामान्य रसोई संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं या यूं कह लें एक ही चूल्हे पर बना भोजन करते हैं। अब भोजन बनाने में परिवार की सभी स्त्रियां सहयोग करती हैं। यद्यपि रसोई का संचालन परिवार के मुखिया की पत्नी या सबसे वयोवृद्ध स्त्री द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो सामान्य रसोई है इसमें सभी लोग संयुक्त परिवार के सभी सदस्य इस एक ही चूल्हे पर बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं और संयुक्त परिवार की सभी महिलाएं इसमें भोजन बनाने में सहयोग करती हैं और इनमें जो है परिवार का मुखिया होता है उसकी पत्नी मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं या यूं कह लें रसोई के संचालन की भूमिका निभाती हैं। अगला आता है संयुक्त संपत्ति। चौथा संयुक्त संपत्ति। संयुक्त संपत्ति कानूनी और सामाजिक तौर पर एक संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं होता। परिवार के सबसे वयोवृद्ध सदस्य या पुरुष द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है या पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। सब सदस्यों द्वारा अर्जित की जाने वाली आय को एक सामान्य कोष में रखा जाता है और जिसकी देखरेख परिवार का मुखिया करता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो संयुक्त परिवार है इसमें जो भी संपत्ति है उसके संयुक्त रूप से सभी स्वामी होते हैं और संयुक्त परिवार के सदस्य जो कार्य करते हैं, कमाते हैं,
उनके द्वारा कमाया हुआ आय वह परिवार के संयुक्त कोष में रखा जाता है, जिसकी देखरेख परिवार का मुखिया करता है और वह परिवार के अन्य सदस्यों को उस कोष से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगला पॉइंट है कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता। संयुक्त परिवार के मुखिया को कर्ता कहा जाता है। जो मुखिया होता है, परिवार सबसे वयोवृद्ध सदस्य होता है, उनको संयुक्त परिवार का कर्ता कहा जाता है। और इस कर्ता का कर्तव्य है कि वह परिवार के आय की व्यवस्था करे और सभी सदस्यों को कौन सा कार्य किसके लायक है उसे वह कार्य सौंपता है और अपने रीति रिवाजों के अनुसार सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण भी करता है। इसी कारण कर्ता को संयुक्त परिवार का संचालक कहा जाता है। अगला पॉइंट है अधिक स्थायित्व। संयुक्त परिवार एकांकी परिवार की तुलना में इसकी प्रकृति काफ़ी अस्थायी होती है और एक संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों में एक दूसरे को सहयोग करने की भावना पाई जाती है और इस परिवार की मुख्य अधिक स्थायित्व का मतलब है कि ऐसे परिवारों में हम की भावना पाई जाती है। बेकारी, बीमारी और दुर्घटना की दशा में प्रत्येक सदस्य की देखरेख करना संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी है। कहने का मतलब यह है कि संयुक्त परिवार एकांकी परिवार की तुलना में अस्थायी होता है और इसमें यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए, बीमारी हो जाए या और कोई बात होती है तो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वह उनकी देखरेख करते हैं और सबकी ये जिम्मेदारी भी होती है। अगला है परंपराओं की प्रधानता। अगला पॉइंट परंपराओं की प्रधानता। परंपराओं की प्रधानता भारतीय समाज में प्रथाओं और परंपराओं का विशेष महत्व है। यह परंपराएं लोगों को सामूहिकता की भावना की ओर प्रेरित करती हैं या जोड़ती हैं तथा परिवार के सदस्यों को स्वस्थ मनोरंजन भी कराती हैं। प्रथाओं को तोड़ना संयुक्त परिवार द्वारा एक सामाजिक अपराध माना जाता है। इसी कारण विवाह के निर्धारण, उत्सवों के आयोजन, शिक्षा एवं व्यवसाय आदि के लिए व्यक्ति अपनी परंपराओं से बंधा होता है। विवाह किस प्रकार करना है, किस दिन को करना है, विवाह से पहले कौन कौन सी रस्में पूरी करनी है, ये सभी कार्य जो है हम संयुक्त परिवार में या एकांकी परिवार में, किसी भी परिवार में, ये सभी कार्य जो विवाह से पूर्व की तैयारी होती है, ये परंपराओं का परिचायक है और उस परंपराओं में बांधकर ही या उस परंपराओं को ध्यान में रखकर ही हम जो है कार्य करते हैं। धार्मिक क्रियाओं में संयुक्त सहभाग। धार्मिक क्रियाओं में
संयुक्त परिवार के सभी सदस्य संयुक्त रूप से सहभाग होते हैं या उसमें सहभागी होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं।